Good morning, class 8. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, today I am here with a new chapter, chapter 11, Force and Pressure. In this chapter, we are going to learn force, a push or a pull. Forces are due to an interaction. Exploring forces, a force can change the state of motion. Force can change the shape of an object. And contact forces like muscular force, friction. Then non-contact forces like magnetic forces, electrostatic force, gravitational force. Then pressure exerted by liquids and gases. And our last topic is atmospheric pressure. Okay, so let's start. In class 7 you have learned how objects move. तो क्लास 7 में ये हम लोग सीख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करता है. डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर. तो क्या ये आप याद करके बता सकते हैं कि किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेजी से मूव कर रहा है जहाँ की दूसरा स्लो है. व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट. You also know that the moving object like a ball rolling on the ground slows down. Sometimes it may change its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down and also changes its direction. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? तो कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि बॉल जब रोल होते हुए आगे बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या होता है कि वो स्लो हो जाता है, उसका स्पीड जो है वो कम हो जाता है या फिर उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, या आपको दोनों एक साथ देखने को मिलता है कि उसका स्पीड जो है वो स्लो भी होते जा रहा है और डायरेक्शन भी चेंज होते जा रहा है. तो क्या आप बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज किस तरह से हो सकता है. कोई ऑब्जेक्ट मूव करते करते धीरे धीरे स्लो क्यों हो जाता है, कोई ऑब्जेक्ट जो स्लो था धीरे धीरे फास्ट हो सकता है, तो किस तरह से होता है, क्या आप बता सकते हैं. लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस. तो चलो हमारे रेगुलर बेसिस पे जो चीजें हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस को हम लोग याद करें. व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव. एक फुटबॉल को मूव कराने के लिए आप क्या करते हैं, किक करते हैं. व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर. एक बॉल अगर मूव कर रहा है तो उसको और तेज मूव कराने के लिए आप क्या करते हैं, और तेज से आप किक करते हैं. हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल. एक गोलकीपर जो है वो किस तरह से रोकते हैं बॉल को. बॉल आगे से आ रहा है वो उसको रोक लेते हैं या हाथ से पकड़ लेते हैं, राइट. हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक. तो एक हॉकी प्लेयर जो होते हैं वो हॉकी बॉल का डायरेक्शन जो है वो चेंज करते हैं स्टिक के फ्लिक से, राइट. हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन. एक बैट्समैन जो बॉल को हिट करते हैं उस बॉल को दूसरे प्लेयर किस तरह से रोक लेते हैं. इन ऑल दिस सिचुएशंस द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड. तो जितने केसेस अभी दिया गया है इसमें कहीं पे जो बॉल है उसको स्लो आ रहा था उसको तेज किया गया, कहीं पे तेज आ रहा था उसको रोक लिया गया, स्लो किया गया उसका जो स्पीड है उसको, और किसी में डायरेक्शन को चेंज किया गया. We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक फोर्स जो है वो अप्लाई किया जा रहा है. जब हम लोग कोई बॉल को किक कर रहा है, पुश कर रहा है, थ्रो कर रहा है, तो ये हर जगह पे क्या कर रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. व्हाट इज अ फोर्स. तो ये फोर्स क्या है. व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड. तो जिस बॉडी के ऊपर ये फोर्स अप्लाई करते हैं उस बॉडी में क्या चेंजेस आता है. वी शैल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. तो ये चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग ढूंढेंगे. तो नंबर 1 our first topic is
force, a push or a pull. Actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. तो अभी जितने actions मैंने बताया, पिक करना, ओपन करना, शट करना, किक करना, हिट करना, लिफ्ट करना, तो ये सारे जो है कुछ अलग अलग टास्क है. Each of these actions usually result in some kind of change in the state of motion of an object. तो जितने चीजें अभी बताया गया, ये सब में जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ये हम अप्लाई करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन जो है उसमें चेंज होगा. Can these terms be replaced with one or more terms? Let us find out. तो ये जो टर्म्स है क्या हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे टर्म्स के साथ? एक्टिविटी 11.1. ओके, इसमें बताया गया गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फेमिलियर सिचुएशन इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशन और रिप्लेस दोस गिवन हियर. ट्राई टू आइडेंटिफाई action involved in each case as a push and or a pull and record your observations. One example has been given to help you. तो इसमें push या pull ये दोनों में से कोई एक आपको बताने हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है जिसपे आंसर दे दिया गया है, मूविंग अ बुक प्लेस ऑन अ टेबल. टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है, वो मूव कर रहा है. किस तरह से मूव हो सकता है? पुश करके हो सकता है, पुल करके हो सकता है और लिफ्ट करके उठा के. राइट, तो एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुश और पुल. तो ये बुक को टेबल के ऊपर से हिलाने के लिए आप क्या कर सकते हो? पुश भी कर सकते हो और पुल भी कर सकते हो. तो दोनों कर सकते हो. ओपनिंग और शटिंग अ डोर, एक दरवाजा को ओपन करना है, बंद करना है. तो इसमें क्या क्या हो सकता है? ऑब्वियसली पुशिंग एंड पुलिंग. तो इसमें इस तरह से आपको सारे के सारे जो है इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सी एक्शन होगा, पुश करना और पुल करना, दोनों में से कौन सा है. ओके, now do you notice that each of the actions can be grouped as a pull or a push or both. तो यहाँ पे जितना एक्शंस दिया गया है इसमें या तो आप पुश कर सकते हो, पुश करके वो वर्क जो टास्क आपको दिया गया है वो कंप्लीट कर सकते हो, या फिर पुल करके, या कुछ केसेस में दोनों करना होगा. जैसे एक दरवाजा को ओपन करना, क्लोज करना, तो सिर्फ पुश करके नहीं होगा, कभी पुल करना भी होगा. तो पुश पुल बहुत आपको जरूरत है इसमें. Can we infer from this that to move an object it has to be pushed or pulled? तो इससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हम लोग उसको पुश कर सकते हैं और पुल कर सकते हैं. ओके, इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. तो साइंस के लैंग्वेज में कोई ऑब्जेक्ट को अब पुश करो चाहे पुल करो, इसको फोर्स के नाम से जाना जाता है. ओके, thus we can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force. तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जितना मोशंस हुआ है, जो चेंजेस आए हैं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन में, वो फोर्स के कारण आए हैं. When does a force come into play? Let us find out. तो खेलकूद में एक फोर्स जो है वो कब आता है? चलो इसको ढूंढते हैं. तो इसमें देखो पहले कुछ कह रहे हैं, I learned in class 6 that a magnet attracts a piece of iron towards it. तो पहले में क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि एक मैग्नेट जो है वो आयरन के पीस को अट्रैक्ट करता है. इज अट्रैक्शन आल्सो अ पुल? तो अट्रैक्ट करना जो है, क्या इसको पुल कह सकते हैं? व्हाट अबाउट रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स? इज इट अ पुल और अ पुश? तो एक मैग्नेट जो अट्रैक्ट कर रहा है उसको अगर हम लोग पुल कहते हैं, तो जो सेम पोल होता है मैग्नेट का, दोनों साउथ पोल को एक ही दिशा में रखेंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे तो वो रिपल करता है एक दूसरे को. ओके, तो क्या इसको हम लोग पुल कहेंगे या पुश कहेंगे? ऑब्वियसली पुश कहेंगे.
Okay, now point 2. Forces are due to the interaction. Suppose a man is standing behind a stationary car. Will the car move due to his presence? तो एक कार के पीछे अगर कोई इंसान खड़े रहते हैं तो क्या वो कार मूव करेगा अपने से? Suppose the man now begins to push the car. That is, he applies a force on it. तो आप कोई गाड़ी के पीछे खड़े हो तो क्या वो गाड़ी अपने से मूव करने लगेगा? नहीं करेगा. लेकिन आप अगर पुश कर रहे हो उस गाड़ी को तो क्या होगा? The car may begin to move in the direction of the applied force. तो हो सकता है कि वो कार जो है वो मूव करने लगे जिस डायरेक्शन में आप पुश कर रहे हो उसको. Note that the man has to push the car to make it move. तो इसमें उस इंसान को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उस इंसान को पुश करना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा, तब वो कार मूव करेगा. सिर्फ पीछे खड़े होने से मूव नहीं करेगा. Now figure 11.3 shows three situations that may be familiar to you. तो 11.3 में जो 3 सिचुएशन दिया गया है ये शायद आप पहले से जानते हैं इसके बारे में. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? तो ये जो 3 केसेस है फिगर 11.3 A, B and C, देखो तीनों फोटोज जो दिया गया है इसमें कौन किसको पुल कर रहा है और कौन किसको धक्का लगा रहा है, कौन किसको खींच रहा है, कौन किसको धक्का लगा रहा है. देख के आप बता सकते हो. In figure 11.3A, both the girls appear to push each other. Okay? तो ये जो फिगर 11.3A है इसमें दोनों गर्ल्स एक दूसरे को पुश कर रहे हैं. और फिर the pair of girls in figure 11.3B are trying to pull each other. तो 11.3B जो फिगर है उसमें दोनों गर्ल्स एक दूसरे को अपने तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं. ओके. Similarly, the cow and the man in figure 11.3C appear to pull each other. तो उसी तरह फिगर 11.3C जो है इसमें भी काऊ और जो इंसान है दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं. The girls in the two situations shown here are applying force on each other. Is it also true for the man and the cow? तो ये जो फिगर 11.3A and B है दोनों में दोनों गर्ल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो क्या ये C जो फिगर है काऊ और द मैन इसमें भी सेम दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. For these examples we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. तो इससे क्या पता चलता है कि फोर्स जो है इंटरेक्शन के लिए दो बॉडी की जरूरत होता है. ओके, दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है. Thus an interaction of an object, one object with another object result in a force between the two objects. तो यहाँ पे इंटरेक्शन जब होगा एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ तो फोर्स अप्लाई होगा. क्लियर? नाउ एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस. तो यहाँ पे फोर्स के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं. इसके लिए एक्टिविटी 11.2. चूज अ हेवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स व्हिच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड. तो आपको एक बॉक्स और एक टेबल लेना है जो काफी हेवी हो, जिसको पुश काफी तेजी से आपको पुश करना पड़ेगा मूव कराने के लिए. ओके, ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योरसेल्फ. कैन यू मूव इट? नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन. इज इट इजियर टू मूव इट नाउ? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? तो करना क्या है कि उस टेबल को आप अकेले पूरा तेजी से पुश करने हैं. मूव शायद हार्डली होगा, मुश्किल से आप मूव करा पाएंगे. तब क्या करना है कि आपने दूसरे फ्रेंड को बुला लेना है और एक ही डायरेक्शन से दोनों पुश करेंगे उस टेबल को. तो क्या आसानी से मूव हो पाएगा? ऑब्वियसली यस. क्यों? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों? नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. डज द ऑब्जेक्ट मूव?
if it does note the direction in which it moves. Can you guess which one of you is applying a larger force? तो आप क्या करना है कि दोनों फ्रेंड जब एक साइड से पुश किए थे तो वो बहुत आसानी से मूव कर गए। आप दोनों फ्रेंड एक दूसरे के आमने सामने से पुश करने हैं। ओके, टेबल के इस साइड में कोई एक रहेंगे, दूसरे साइड में कोई एक। अब दोनों पुश करेंगे तो क्या मूव कर पाएगा? शायद नहीं, लेकिन मूव करेगा अगर पूरा ताकत आप दोनों लगाते हैं। तो जो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा वो मूव करा पाएगा दूसरे की तरफ, राइट? तो यहाँ पे कौन ज्यादा फोर्स अप्लाई किया है आपको पता चल जाएगा। ओके, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? In this game, two teams pull at a rope in opposite directions. तो वो रस्सी खींचने वाला जो गेम है, क्या आप लोगों ने कभी खेले हैं उसको? इसमें दो टीम बनाया जाता है, एक दूसरे की तरफ रस्सी को पकड़ के खींचते हैं। ओके, opposite direction में। Members of both the teams try to pull rope in their direction. तो दोनों तरफ से लोग क्या सोचते हैं कि वो रस्सी जो है खींच के हमारे तरफ ले आना है। Sometimes the rope simply does not move. तो कभी कभार वो रोप जो है, जो रस्सी है, वो मूव नहीं करता। Is it not similar to the situation shown in figure 11.3b? तो ये रोप को जब आप दोनों तरफ से खींच रहे हो और सेम फोर्स अप्लाई करके अगर आप खींचते हो तो रोप मूव नहीं करेगा। जैसे कि फिगर 11.4b में हम लोग टेबल को पुश कर रहे थे आमने सामने से, दोनों अगर एक ही जैसा फोर्स अप्लाई करते तो टेबल मूव नहीं होता उसी तरह। The team that pulls harder, that is applies a larger force, finally wins the game. तो जो ज्यादा तेजी से रस्सी को खींच रहा है वो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है और फाइनली वही उस गेम को जीतते हैं। What do these examples suggest about the nature of force? तो इससे जो एग्जाम्पल है इससे क्या समझ में आता है? फोर्स का नेचर क्या होता है? Forces applied on an object in the same direction add to one another. Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction in activity 11.2. तो एक्टिविटी 11.2 में जब बॉक्स को सेम डायरेक्शन में मूव कराया गया था, पुश किए थे, तो क्या हुआ था उसको याद करने के लिए बोला गया है। फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड टू वन अनदर। ओके, इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो अगर दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई किया जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन से दो फोर्स को अप्लाई किया जाता है, तो एक फोर्स दूसरे फोर्स को क्या करता है? दबा देते हैं। ओके, दोनों अगर सेम फोर्स से पुश करोगे तो मूव कर ही नहीं पाएगा। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2 व्हेन बोथ ऑफ यू आर पुशिंग द हेवी बॉक्स फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन? रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वॉर व्हेन two teams pull equally hard, the rope does not move in any direction. तो जब भी सेम फोर्स आप अप्लाई करोगे, एक ही जैसे फोर्स अप्लाई करोगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उस ऑब्जेक्ट को मूव आप नहीं करा पाओगे। ओके, सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। तो इससे हमें क्या पता चला कि फोर्स जो है, दो लोग फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो किसी का फोर्स ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, या फिर दोनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो जो स्ट्रेंथ है फोर्स का वो उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, वी हैव आल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन व्हिच अ फोर्स एक्ट्स, also if the direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. तो जो डायरेक्शन है फोर्स का वो अगर चेंज हो और मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो तो उसमें इफेक्ट जो है फोर्स का, फोर्स डालने के बाद जो इफेक्ट आता है उसमें भी चेंजेस आता है। ओके, does it mean that the net force
on an object is zero if the two forces acting on it opposite direction are equal. तो एक दूसरे के सामने से अगर फोर्स अप्लाई करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, चाहे वो पुश हो चाहे वो पुल हो, तो दोनों अगर इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं तो बेसिकली फोर्स उसमें जीरो हो जाता है. ओके. In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. तो कोई एक ऑब्जेक्ट में हो सकता है कि एक से अधिक फोर्स अप्लाई हो एक ही टाइम में. ओके. तो ये डिपेंड करेगा कि नेट फोर्स जो है वो जो अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर. नाउ a force can change the state of motion. Let us now find out what happens when a force acts on an object. तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस टाइम क्या होता है. Take a rubber ball and place it on a level surface such as a table top or a concrete floor. Now gently push the ball along the level surface. Does the ball begin to move? Push the ball again while it is still moving. Is there any changes in its speed? Does it increases or decreases? तो एक रबर बॉल लेना है, लेके कोई एक स्मूथ फ्लोर पे उसको पुश करना है, वो मूव करने लगेगा तो उसको फर्दर पुश करना है मूव करते हुए, तो उसकी स्पीड में चेंजेस आएगा. क्या उसका स्पीड बढ़ेगा और घटेगा? ऑब्वियसली स्पीड जो है वो इंक्रीज होगा. नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल. रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल touches it. Does your palm apply a force on the ball? तो आप बॉल मूव होते हुए जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसी डायरेक्शन से उस बॉल को रोकने की कोशिश करना है. जस्ट हाथ को टच करेगा तो हाथ हटा लेना है. तो क्या यहाँ पे आपका जो हाथ है वो कोई फोर्स अप्लाई किया बॉल पे? What happens to the speed of the ball now? तो आप हाथ से जब रोकने की कोशिश की, जस्ट टच करके बॉल को छोड़ दिए, तो उस टाइम उसका स्पीड क्या हुआ? घट गया थोड़ा सा, राइट? Does it increase or decrease? Obviously, it should be decreased. What would happen if you let your palm hold the moving ball? तो क्या होगा अगर आप अपने हाथ को इधर रखोगे उस मूविंग बॉल को रोकने के लिए, तो आपका हाथ जो है वो काफी फोर्स अप्लाई करेगा जिससे बॉल जो है वो रुक जाएगा. You might recall similar situation. For example, while taking a planting kick in football, the player applies a force on the ball. तो इसके लिए एक दूसरा सिचुएशन हम लोग ले रहे हैं कि एक प्लांटी शॉट लेना है फुटबॉल पे. तो यहाँ पे जो प्लेयर है वो अपना फुल फोर्स से किक करते हैं फुटबॉल को. Before being hit, the ball was at rest and so its speed was 0. तो किक करने के पहले बॉल जो था वो रेस्ट पोजीशन में था. ओके, बॉल रेस्ट पोजीशन में था तो उसका स्पीड जो है वो 0 था. The applied force makes the ball move towards the goal. तो उसके बाद जब किक किया गया उसमें जो फोर्स अप्लाई किया गया इसलिए वो बॉल मूव करने शुरू किया. किस तरफ? गोल की तरफ. ओके. Suppose the goalkeeper dives or jumps off to save the goal. तो इसके बाद गोलकीपर जो है वो जंप किए गोल को बचाने के लिए. By his action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. तो यहाँ पे गोलकीपर जो जंप कर रहे हैं बॉल को रोकने के लिए, यहाँ पे वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, उस बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. तो वो जो अप्लाई कर रहा है फोर्स उससे हो सकता है वो बॉल को रोक ले या बॉल को बाहर निकाल दे गोलकीपर से. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो एक गोल को सेव कर रहा है. If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed decreases to 0. तो यहाँ पे गोलकीपर अगर बॉल को रोकने में कामयाब होते हैं तो बॉल का जो स्पीड है उसको वो स्पीड डिक्रीज होके घट के 0 में आ जाता है. Okay, these observations suggest that a force applied on an object may change its speed. तो ये ऑब्जर्वेशन क्या बताता है कि एक फोर्स जो अप्लाई होता है वो स्पीड में चेंजेस ला सकते हैं. If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases.
If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it results in a decrease in the speed of the object. तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो स्पीड, उसका स्पीड जो है वो इंक्रीज होगा। और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से उसमें अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो उसके स्पीड को डिक्रीज कर देगा, घटा देगा। ओके, आई हैव सीन चिल्ड्रन competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it। तो बोझों ने देखा बच्चों को कंपटीशन करते हुए वो साइकिल का जो टायर होता है रबर वाला या फिर रिंग जो होता है उससे उसको मूव कराते हुए। I now understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed। तो अभी बोझों को समझ में आया कि उस स्पीड जो है टायर का वो बढ़ क्यों जाता था जब उसको पुश किया जाता था। तो okay, पहले is curious to know whether application of a force can only change the speed of an object। let us find out। तो पहले ये जानना चाह रहा है कि जो फोर्स का स्पीड है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, फोर्स क्या सिर्फ उसी को चेंज कर सकते हैं या कुछ और भी चेंज हो सकता है। तो इसके लिए एक्टिविटी 11.4, take a ball and place it on a level surface as you did it। Activity 11.3, make the ball move by giving it a push। तो 11.3 में जो एक्टिविटी किए थे दोबारा वही करने हैं। एक बॉल लेना है, प्लेन सरफेस के ऊपर रख के उसको पुश कर देना है ताकि वो मूव करना स्टार्ट हो। ओके, नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ एज शोन इन फिगर 11.8b। तो उसके बाद क्या करना है, एक स्केल लेके उसके सामने रख देने हैं, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में रख देना है। ओके, in doing so you would apply a force on the moving ball। does the ball continue to move in the same direction after it strikes the ruler। तो यहाँ से एक बॉल का मूव करा रहे हो, जा रहा था इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आप स्केल लगा दिए, स्केल लगा दिए तो वो मूव करते हुए जाके क्या करेगा, वापस इस साइड में या इस साइड में चला जाएगा। समझ में आ रहा है, सीधा तो नहीं जाएगा। तो वो जगह जब टकराएगा उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। Let us consider some more examples। In a game of volleyball, players often push the moving ball to their teammates to make a winning move। Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it। तो वॉलीबॉल खेलते हुए आप देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, प्लेयर्स जो है एक दूसरे को बॉल पास करते हैं, 3 चांसेस रहता है, तो एक दूसरे को पास करते हुए फाइनली दूसरे कोर्ट में उस बॉल को भेज दिया जाता है। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। तो बैट बॉल जब खेलते हैं क्रिकेट में, बैट्समैन क्या करते हैं, बैट्समैन जो होते हैं वो बॉल को जब शॉट लगाते हैं तो बॉल आगे से आते हैं और बॉल को शॉट लगाते हैं, राइट। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केसेस। तो इसमें जो डायरेक्शन है बॉल का क्या चेंज हो रहा है, बैट्समैन जो है वो आगे खड़े होते हैं, इधर से बॉल फेंका जाता है तो इस डायरेक्शन में, बट बैट्समैन जब बॉल को हिट करते हैं तो बॉल वापस दूसरे कहीं भी साइड में चला जाता है। तो यहाँ पे बॉल का जो डायरेक्शन पहले था वो डायरेक्शन देखो चेंज हो रहा है। बैट से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जा रहा है। इन ऑल दिस एग्जांपल्स द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। तो इसमें स्पीड का भी चेंजेस हो रहा है और डायरेक्शन का भी चेंजेस हो रहा है। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड। इस तरह के कुछ और एग्जांपल्स आपको देने के लिए बोला जा रहा है। A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion। Thus a force may bring a change in the state of motion of an object। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई किया जाता है
तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है, उसका स्पीड जो है चेंज हो सकता है, ओके, उसका डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो सकता है, या दोनों एक साथ हो सकता है। तो स्टेट ऑफ मोशन, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड and the direction of motion. The state of rest is considered to be the state of zero speed. An object may be at rest or in motion, both are its state of motion. तो state of motion जो है इसमें दोनों हो सकता है, या तो कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये आप बता सकते हो, ये स्टेट ऑफ मोशन है। और दूसरी तरफ कोई एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो भी स्टेट ऑफ मोशन है, क्योंकि उसका स्पीड तब जीरो है, ओके। Does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of motion of the object? Let us find out. तो क्या इससे ये बताया जा सकता है कि फोर्स जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन जो है उस पे चेंजेस लाता है? चलो ढूंढते हैं। It is common experience that many यहाँ पे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है क्या है बुक्स में, that many a time application of force does not result in a change in the state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert. Again, no effect of force is observed when you try to push a wall. तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टेट ऑफ मोशन जो है उसमें चेंजेस ला सको आप फोर्स अप्लाई करके। क्यों? क्योंकि इस वॉल को अगर पूरे रात में हम पुश करते रहे, पूरे दिन पुश करते रहे, तो क्या है, मूव करेगा? नहीं करेगा। तो इसका स्टेट ऑफ मोशन अभी क्या है, रेस्ट में है, ये अभी रुका हुआ है, लेकिन इसको हम पुश करके क्या मूव करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो इसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस आ रहा है? नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक रहने देते हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हो इतना, और बाकी जितना है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। सो नाउ यू हैव टू राइट डाउन द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर, ओके, एंड इट्स मीनिंग आल्सो, एंड कंप्लीट द एक्टिविटी 11.1, ओके, पेज नंबर 128, एक्टिविटी 11.1. सो फॉर नाउ बाय।